नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखेंगे मेटालिक बॉन्डिंग। हम लोगों ने देखो दो तरह के बॉन्ड सीख लिए, आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। ये तीसरे टाइप का बॉन्ड है मेटालिक बॉन्ड, जो मेटल और मेटल के बीच में फॉर्म होता है। तो पहले पॉइंट पे ये लिखिए, मेटालिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड मेटल। मेटालिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड मेटल। मेटालिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड मेटल। और इसका जो सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। तो अगले केस में लिखिए, मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल ऑफ मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग most acceptable model of metallic bonding is electron C model। ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि हमारे पास जैसे कोई भी मेटल है तो आप जानते हो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी एक मेटल है सॉलिड फॉर्म में, तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। तो ये अपने Mn प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। ये हमारे लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और ये जो पॉजिटिवली चार्ज कोर बना, इसको हम लोग बोलते हैं मेटालिक कर्नल, या सिंपली कर्नल भी बोल देते हैं। दिस इज रेफर्ड एज मेटालिक कर्नल, या सिंपली कर्नल भी लिख सकते हैं। तो दिस इज रेफर्ड एज कर्नल, या अगर बहुत प्रिसाइजली लिखना हो तो वी यूज द टर्म मेटालिक कर्नल। अब इसकी बॉन्डिंग में क्या होता है, देखो कि जो मेटालिक कर्नल है उसकी सराउंडिंग में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और दो मेटालिक कर्नल कॉमन लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं, और उसकी वजह से बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिए, पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन, पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन इन मेटल्स is referred as metallic kernel, is referred as metallic kernel। क्या लिखो, these metallic kernels attracts common layer of free electrons, attracts common layers of free electrons, forms bond between them, forms bond between them known as metallic bond। ठीक है। तो देखो उसका आप जरा कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे हमारे पास ये एक मेटालिक कर्नल है, दो कर्नल्स के बीच में एक कॉमन इलेक्ट्रॉन लेयर है जो इनको बाइंड कर रही है। तो जैसे हमारे सब मेटालिक कर्नल्स हैं, Mn प्लस, ये कर्नल्स तो देखो एक दूसरे को सब रिपल्शन देंगे, बट इनके बीच में एक देखो कॉमन लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगी। इसीलिए इसका नाम इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है, क्योंकि आप इसको ऐसे समझ लो कि पूरा इलेक्ट्रॉन्स का एक सी जैसा सिस्टम है, जिसमें मेटालिक कर्नल्स हैं। तो हर कर्नल्स के बीच में, दो कर्नल्स के बीच में कॉमन इलेक्ट्रॉन लेयर जा रही है, और वो इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का सिस्टम है, वो इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं।
ये इसका लॉजिक है। ये आपका इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बोलते हैं इसको। दिस इज रिफर्ड एज इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। समझ आया? लॉजिक समझना है जरा एक बारी तो आपको फिर से समझाता हूँ, देखो ध्यान से। जैसे हमारे पास इस कर्नल की सराउंडिंग में ये एक लेयर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, और इस कर्नल की सराउंडिंग में ये लेयर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये कॉमन लेयर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए बॉन्डेड है। यहाँ देखो इस वाले कर्नल के साथ ये फ्री लेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये फ्री लेयर सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड लाइकवाइज आप किसी भी कर्नल को दूसरे कर्नल के साथ कनेक्ट करोगे तो यू विल सी उनके पास एक कॉमन लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जिसको वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बॉन्डेड है। इसलिए इस मॉडल को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। समझ आई कैलकुलेशन? तो हर एक के बीच में एक कॉमन लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जिनको वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई दे आर बॉन्डेड। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे लिखो मेटेलिक बॉन्डिंग विल बी स्ट्रॉन्गर। मेटेलिक बॉन्डिंग विल बी स्ट्रॉन्गर। Metallic bonding will be stronger if attraction of kernel is more on free electron। और अगर इस चीज को इंश्योर करना है तो कैसे डिसाइड होगा? साइज और चार्ज से। दैट इज if size of kernel is smaller, that is if size of kernel is smaller, that is if size of kernel is smaller and its charge is more, stronger is the metallic bonding। Stronger is the metallic bonding। Yeah, तो नोट बना के एक पॉइंट लिखिए, इट इज फास्ट मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन मेटेलिक सरफेस। Fast movement of free electrons on metallic surface gives a characteristic shining to metal known as metallic luster। अलग अलग मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक शाइनिंग होती है जिससे उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और उस कैरेक्टरिस्टिक शाइनिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फीचर है वो फास्ट मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, अल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट मेटल्स बाय। अल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट मेटल्स बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट मेटल्स बाय, तो इसका लॉजिक क्या है? एल्कली मेटल्स का साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होने की वजह और चार्ज कम होता है, इसलिए मेटेलिक बॉन्डिंग वीक होगी। इसलिए सॉफ्ट मेटल्स हो गए, इसलिए इनको कॉमन नाइफ से कट कर सकते हैं। और अगर इसी से आप मेल्टिंग पॉइंट भी कंपेयर करो तो डाउन द ग्रुप जाने से मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होते हुए जाएगा, क्योंकि साइज डाउन की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो इसमें पहला पॉइंट लिख लीजिए, ड्यू टू लार्जर कर्नल साइज एंड लेसर चार्ज,
alkali metals have weak metallic bonding. Alkali metals have weak metallic bonding. Hence, these are soft metals. These are soft metals and can be cut by common knife. जो कॉमन नाइफ लैब में यूज होता है या घरों में यूज होता है, आप उससे भी अल्कली मेटल्स को कट कर सकते हो. So due to large kernel size and lesser charge, alkali metals have weak metallic bonding and hence they are soft metals and can be cut by common knife. अब इसी से चाहे तो हम इनके मेल्टिंग पॉइंट का भी कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं. डाउन द ग्रुप अल्कली मेटल्स के अंदर साइज बढ़ता हुआ जाएगा तो सॉफ्टनेस और बढ़ती जाएगी और उसी से आप उसके मेल्टिंग पॉइंट को कंपेयर कर सकते हैं. तो अगले पॉइंट में लिख सकते हैं डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस. Down the group size increases, hence softness increases. ठीक है, ये तो एक केस हो गया. अब अगर यहीं पे मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर कंपेयर करना हो तो भी सेम लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. अगला क्वेश्चन लिखो, कंपेयर मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ लिथियम, सोडियम या सिंपली अल्कली मेटल्स लिख दो. कंपेयर मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कली मेटल्स. अगर मेटल्स की लिस्ट में देखेंगे तो अल्कली मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम आने वाले, इसलिए मेटलर्जी में हम इनके जो कंपाउंड्स होते हैं इनको फ्लक्स की तरह यूज करते हैं. तो कंपेयर मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कली मेटल, तो उसमें भी सेम लॉजिक लिखेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम. तो यहाँ से यहाँ की तरफ जाएंगे तो मेटेलिक बॉन्डिंग वीक होगी. और मैकेनिक बॉन्डिंग अगर वीक होती जाएगी तो ऑटोमेटिकली मेल्टिंग पॉइंट कम होता हुआ जाएगा. तो अगर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखेंगे तो लिथियम के लिए सबसे ज़्यादा आएगा और फ्रांसियम के लिए कम आ जाएगा. और फ्रांसियम का मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है, अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस होता है. मतलब अगर फ्रांसियम को अपनी पाम पे रख लो तो हमारी बॉडी की हीट ही इतनी सफिशियंट है कि इसको लिक्विफाई कर देगी. तो रूम टेम्परेचर पे तो फ्रांसियम सॉलिड होता है, बट अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंचा देंगे तो ये लिक्विफाई कर जाता है. तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम. और यहाँ पे अगर अलग से लिखना है तो लिख लो, फ्रांसियम इज लिक्विड एट अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस. मतलब हमारा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर सफिशियंट है इसको मेल्ट कराने के लिए. मतलब आप उसको अपनी पाम पे रख लो, दैट टेम्परेचर इज सफिशियंट टू मेल्ट फ्रांसियम. तो फ्रांसियम इज लिक्विड एट अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस. रूम टेम्परेचर पे तो लिक्विड नहीं मानते, बट उसके बाद ये मेल्ट कर जाता है. ठीक है, क्लियर. अब यहीं पे देखो, अगर ट्रांजिशन मेटल्स के लिए केस में देखा जाए तो ट्रांजिशन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट जल्दी बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनमें स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्डिंग होती है. तो अगला क्वेश्चन लिख लो, जनरली ट्रांजिशन मेटल्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट. जनरली ट्रांजिशन मेटल्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट. इसका भी सेम लॉजिक है. ट्रांजिशन मेटल्स के लिए ऑक्सीजन स्टेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और साइज बहुत छोटा होता है. लिख लीजिए आंसर फटाफट. मेटेलिक बॉन्डिंग के लिए ट्रांजिशन मेटल्स के लिए देखिए, ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड हायर ऑक्सीजन स्टेट्स, strong metallic bonding in transition metals leads to high melting point. अब एक और क्वेश्चन कर लीजिए, कंपेयर मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम. आप देखो आसानी से समझ सकते हो कि अगर हम सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में चेक करेंगे तो सोडियम से एल्यूमिनियम तक जाने की तरफ साइज जो है देखो डिक्रीज कर रहा है और चार्ज जो है देखो इंक्रीज कर रहा है.
बिकॉज सोडियम जो एग्जिस्ट करेगा वो Na+ कर्नेल बनाएगा, मैग्नीशियम Mg2+ कर्नेल, और एल्यूमिनियम Al3+ कर्नेल बनाएगा। ये इनके मेटालिक कर्नल्स होंगे। तो मेटालिक कर्नल का साइज सबसे छोटा एल्यूमिनियम के लिए और 4 सबसे ज़्यादा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग एल्यूमिनियम होगी, और इसी से आप स्ट्रेंथ भी देख सकते हो। एल्यूमिनियम की स्ट्रेंथ मैग्नीशियम और सोडियम से काफ़ी ज़्यादा होगी, या एल्यूमिनियम की हार्डनेस भी ज़्यादा होगी। तो ये सारे फैक्टर्स हम लोग मेटालिक बॉन्डिंग से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट केस हम लोग डील कर रहे हैं वीक इंटरेक्शन। तो उसमें सबसे पहले जो सबसे वीक इंटरेक्शन में जो सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी जो फॉलो करते हैं, दिस इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। उसके बाद का केस होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, और इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो सबसे वीक इंटरेक्शन है, जो कि हमारे जिसको हम लोग अलग से लंडन फोर्सेस भी बोलते हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन और इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, इसको हम लोग कॉमन टर्म में बोलते हैं वन टू वन फोर्सेस। ठीक है। तो दिस इज रेफर्ड एज वन टू वन फोर्सेस। अब इसमें जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हमारे लिए सबसे पहले फर्स्ट वन, और उसके बाद जो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, तो देखो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो परमानेंट डाइपोल का इंटरेक्शन है। और जो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, अभी हम सबके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन जो है उसमें एक परमानेंट डाइपोल और एक इंड्यूस डाइपोल है, और तीसरी कैटेगरी जो है वो दोनों इंड्यूस डाइपोल है। ठीक है। तो इससे अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड से लेकर लंदन फोर्सेस तक की जो एनर्जी है वो धीरे धीरे करके डिक्रीज करती चली जा रही है। अब इनको वन बाय वन डील करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट केस देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड। तो राइट ऑन फर्स्ट केस हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पहली चीज तो कंफ्यूज नहीं करनी है कि केमिकल बॉन्ड नहीं होता, और तो उसके नाम में हाइड्रोजन बॉन्ड लिखा हुआ है, तो इट डजंट मीन इट इज अ केमिकल बॉन्ड। इट डजंट मीन इट इज अ केमिकल बॉन्ड। तो बेसिकली जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो क्या होता है, एक पोलर हाइड्रोजन और एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। तो पहले पॉइंट में लिखिए हाइड्रोजन बॉन्ड में इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन between, it is electrostatic attraction between a polar hydrogen, केवल हाइड्रोजन नहीं देखना है, पोलर हाइड्रोजन मतलब एच के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। तो बिटवीन अ पोलर हाइड्रोजन एंड अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और मोस्टली इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की लिस्ट में हम लोग क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन चेक करते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड मोस्टली जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन अ पोलर हाइड्रोजन एंड अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड की तरह रेफर करते हैं। और ध्यान रखना है कि इसको केमिकल बॉन्ड की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है। अप टू 40 किलो कैलोरी पर मोल तक के इंटरेक्शन होते हैं। राइट डाउन, these are the interactions up to, these are the interactions up to 40 calorie 40 kilocalorie per moles. These are the interactions up to 40 kilocalorie per mole. तो 40 किलो कैलोरी पर मोल तक के जो भी इंटरेक्शन होते हैं उनको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी में डालते हैं। इसके ऊपर के जो इंटरेक्शन होते हैं वो केमिकल बॉन्ड में चले जाते हैं। मैंने आपको लमसम 42 किलो कैलोरी पर मोल की रेंज बताई थी। अब इसके आप टिपिकल एग्जांपल्स देख लीजिए। सबसे पहला मॉलिक्यूल, जैसे मान लो हमने HF लिया, HF के ऊपर हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव, फ्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव।
फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दूसरा HF मॉलिक्यूल लेंगे तो उसमें डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। अब फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रही है उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज रिफर्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ गए? ठीक है, इस केस देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा केस होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, और विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है तो उसको इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। एक एक करके लिखिए। तो राइट डाउन, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड, when hydrogen bond is formed, when hydrogen bond is formed in between two molecules, when hydrogen bond is formed in between two molecules, it is intermolecular hydrogen bonding. It is intermolecular hydrogen bonding। और इस बॉन्डिंग की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज कर जाते हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर इंक्रीज कर जाएंगे तो उससे रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज एनहांस कर जाएंगे। तो अपने पॉइंट में लिखिए, ड्यू टू सच इंटरेक्शन या ड्यू टू सच इंटरेक्शन intermolecular forces increases, intermolecular forces increases, hence hence enhances related properties, hence enhances related properties कौन कौन सी है? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी एटसेट्रा। जो भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है वो सब एनहांस कर जाएंगे, लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक हीट, ऐसे बहुत सारे टर्म आते चले जाएंगे। तो बस जनरलाइज करके याद कर लो कि जहाँ पे भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी वहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इंक्रीज कर जाएंगे, तो उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज अपने आप एनहांस कर जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, हमने ऊपर HF बना रखा भी, इसी का दूसरा एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल्स लिखने हैं तो जैसे अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी तो वो इंटरमोलिकुलर होगी, वाटर के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ग्लिसरॉल के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, है ना। HF अभी लिखा है, ये भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे। अभी हम सबकी इंडिविजुअल हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टडी करेंगे तो आप देखते चलिए। ये पहला केस हुआ। दूसरे टाइप की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दैट इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट टाइप देखिए, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो अब जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा तो उसको इंट्रामोलिकुलर बोलते हैं। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली सारी प्रॉपर्टीज सप्रेस कर जाएंगी या डिक्रीज कर जाएंगे। तो अपने केस में लिखिए, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड, when hydrogen bond is formed, when hydrogen bond is formed, when hydrogen bond is formed within a molecule, when hydrogen bond is formed within a molecule, it is intramolecular hydrogen bonding, it is intramolecular hydrogen bonding। लिखिए, ड्यू टू सच इंटरेक्शंस intermolecular forces decreases, due to such interactions intermolecular forces decreases,
hence hence decreases related properties। तो देखो कंफ्यूज नहीं होना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हर बार बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं करेगा। अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज करेगा ही। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीज करते हैं, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस डिक्रीज कर जाते हैं। अब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से साइक्लाइजेशन होता है, और साइक्लाइजेशन की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है, इसको हम लोग बोलते हैं चिलेशन। अगला टर्म यहीं पे लिख लीजिए, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग cyclization takes place known as chelation। Due to intramolecular hydrogen bonding cyclization takes place, यानी कि रिंग्स फॉर्म होती है, cyclization takes place known as chelation, known as chelation। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है HCl is gas and ammonia is liquid, why? तो पहले तो देखो कंफ्यूज नहीं होना है, लेबोरेटरी में जो HCl रखा होता है वो HCl सॉल्यूशन होता है HCl गैस का वाटर में। ज़्यादातर लोग यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं, उनको लगता है क्वेश्चन ही उल्टा है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अगर सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन सेट की जाए तो ऐसी कंडीशन अचीव हो सकती है जहाँ पे अमोनिया लिक्विड और HCl गैस हो। का लॉजिक है, क्योंकि HCl के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन काम करते हैं अमोनिया में। उसका आंसर लिख लीजिए, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया विच इज नॉट देयर इन HCl ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ क्लोरीन। किसी को कभी कभी और एलेबोरेटेड क्वेश्चन के फॉर्म में पूछते हैं, उसमें ध्यान रखा जाता है कि नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग लगभग बराबर होती है, बट साइज ऑफ क्लोरीन ज़्यादा होने की वजह से उसका हाइड्रोजन बॉन्ड इनइफेक्टिव होता है। इसलिए अमोनिया की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्गर मानते हुए अमोनिया को लिक्विड और HCl को गैसियस फॉर्म में अचीव किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भी आप लोगों ने पहले ही करा होगा। लिखिए, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल एज कम्पेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल एज कम्पेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल। तो आप देखो, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी, और पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी। जिसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिक्रीज कर जाएंगे, तो बॉन्डिंग पॉइंट रिड्यूस कर जाएगा। और जिसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एनहांस कर जाएंगे, तो उसका बॉन्डिंग पॉइंट राइज कर जाएगा। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बॉन्डिंग पॉइंट पैरानाइट्रोफिनॉल के रिस्पेक्ट में काफी कम हो जाएगा, इसलिए उसको स्टीम वोलेटाइल बोल रहे हैं। समझ गए ना? तो उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो उसका मतलब उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ जाएंगे, सॉरी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिक्रीज कर जाएंगे। और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिक्रीज कर जाएंगे तो इससे इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। जबकि इसका उल्टा, पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इससे इसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीज कर जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली बॉइलिंग पॉइंट राइज कर जाएगा। समझ में आई बात? जब बॉइलिंग पॉइंट राइज कर जाएगा तो ऑब्वियसली ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है वो स्टीम वोलेटाइल काउंट करेंगे पैरानाइट्रोफिनॉल के रिस्पेक्ट में। समझ आ गई बात? इसके बाद देखो, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, थोड़ा ऑर्गेनिक से रेलेवेंट है। यहाँ पे जेमिनल डाइवॉल की स्टेबिलिटी पूछी जाती है। तो जनरली जेमिनल डाइवॉल जो है वो अनस्टेबल होते हैं। क्यों अनस्टेबल होता है वो भी 1 मिनट बाद समझाता हूँ, या वो आप ऑर्गेनिक में भी सीख सकते हो, इट्स अप टू यू। लेकिन हमारे पास एक क्वेश्चन आता है CCl3OH होल ट्वाइस वाला, जैसे CCl3CH होल ट्वाइस इज स्टेबल जेमिनल डाइवॉल वाई। तो देखो, एक ऐसा एग्जांपल है जहाँ पे क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। नॉर्मली क्लोरीन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनइफेक्टिव होती है, बट इंट्रामोलिकुलर मैनर में हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे के इतने क्लोज पहुंच जाते हैं इस स्ट्रक्चर में, तो वो जो डिस्टेंस वाली प्रॉब्लम थी या जो साइज वाली प्रॉब्लम थी वो खत्म हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्लोरीन की नाइट्रोजन के ऑर्डर में ही थी,
और डिस्टेंस वाला फैक्टर भी अगर एडजस्ट हो जाता है तो देखो यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है, और इस इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये स्टेबल जेमिनल डाइवॉल हो जाता है। जेम डाइवॉल का मतलब होता है एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। तो इसका स्टेबल जेमिनल डाइवॉल। ठीक है। अब यहीं पे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई स्टेबल जेमिनल डाइवॉल्स आर नॉट स्टेबल। तो उसका रीजन भी एक्चुअली में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होती है और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होती है। तो अगर अगला क्वेश्चन लिखना है तो लिख लो, वाई जेम डाइऑल आर नॉट स्टेबल। वाई जेम डाइऑल आर नॉट स्टेबल। तो ये थोड़ा ऑर्गेनिक रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहीं पे समझा सकता हूँ मैं। ये आपका जेम डाइऑल है, कोई भी डिफरेंट वैलेंसीज लिख लीजिए। तो उसमें क्या होगा कि एक ऑक्सीजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ, देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो ये वाटर अच्छा लीविंग ग्रुप बन जाएगा। तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट करेगा और ये ग्रुप यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो देखो यहाँ से डिहाइड्रेशन हो जाएगा और अल्टीमेटली ये कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वजह से जेमेटाइड ऑल स्टेबल नहीं होते। तो दिस इज ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब देखो दोनों के लिए आंसर सेम है। अगर दोनों OH एक दूसरे से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे तो अनस्टेबल हो जाएगा, और दोनों OH अपने आप को छोड़ के किसी दूसरे एटम से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही जेमिनी डाइऑल अनस्टेबल होते हैं, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही वो स्टेबलाइज भी करते हैं। तो दोनों फीचर एक साथ एक्सप्लेन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, कंपाउंड्स लाइक KHF2 एग्जिस्ट बट KHCl2 डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका भी लॉजिक देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। तो HF के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। एज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, as fluorine is most electronegative, have very have strong hydrogen bonding, they have strong intermolecular hydrogen bonding, they have strong intermolecular hydrogen bonding, forms H2F2। इतनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रही है कि वो डाइमर जैसा फॉर्म बन जा रहा है H2F2। तो जब ये H2F2 फॉर्म बन जा रहा है, कर जा रहा है, तो अब इसकी अगर बेस से रिएक्शन कराएंगे तो दो तरह के सॉल्ट बनेंगे। पहली बार में एक H+ रिलीज होगा तो ये KHF2 बनेगा और वाटर रिलीज होगा, और दूसरी बार में KHF2 की रिएक्शन फिर से KOH से होगी, तो इट विल फॉर्म KF एंड वाटर। तो KHF2 एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि क्लोरीन के साइज बड़ा होने की वजह से उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, तो KHCl2 एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। समझ गया ना। तो KHF2 के अंदर स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो कि KHCl2 नहीं हो सकती। ठीक है। अब देखो हमें कुछ मॉलिक्यूल्स की पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग सीखनी पड़ेगी, तब हम इनको कंपेयर कर पाएंगे। तो अगर कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कंपेयर करनी होगी तो इसमें दो तीन फीचर्स काम करते हैं। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट हम लिखे कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे कंपेयर करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1Q2/r²। यानी चार्ज और डिस्टेंस का मेन रोल है। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी हाइड्रोजन बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्गर होगा, और जितना छोटा साइज होगा हाइड्रोजन बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्गर होगा। तो पहले पॉइंट में लिखिए, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, more the electronegativity
difference, more is the polarity, more is the polarity, stronger is the hydrogen bond. Stronger is the hydrogen bond. ये स्ट्रॉन्ग इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। दूसरा लॉजिक क्या लगेगा, अगर साइज छोटा होगा तो सेपरेशन कम आएगा, तो उससे भी हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। अगले पॉइंट को लिख लीजिए, स्मॉलर द साइज, smaller the size, stronger is the hydrogen bond. Smaller the size, stronger is the hydrogen bond. ठीक है। तो अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तब तो ऐसे ही कंपेयर हो जाएगा। बट अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो वहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड भी फर्क डालेगा। ये पॉइंट अलग से लिख लीजिए। नोट बना के लिखिए, टू कंपेयर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ इन अ मॉलिक्यूल, to compare hydrogen bond strength in a molecule, number of hydrogen bond forms, number of hydrogen bond formed by a molecule is also responsible, is also responsible। तो अगर कोई एक मॉलिक्यूल तो एक से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो नेट स्ट्रेंथ ज्यादा भी आ सकती है। तो टू कंपेयर हाइड्रोजन बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बाय मॉलिक्यूल इज आल्सो रिस्पांसिबल। ठीक है, तो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है ना, तो ये पॉइंट भी ऐड कर लीजिए, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड increases effective strength। तो ऊपर वाले फैक्टर तो केवल अगर आप हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं तो दो ही फीचर काम करेंगे, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और एक साइज। लेकिन अगर आप किसी मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ किसी दूसरे मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ से कंपेयर कर रहे हैं तो वहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड का भी फर्क पड़ता है। ठीक है, तो जैसे अगर क्वेश्चन के फॉर्म में लिखें, कंपेयर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ, कंपेयर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ HF, HO, HN, HCl। ठीक है, और HS। अगर हम हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन क्लोरीन और हाइड्रोजन सल्फर की हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखो लॉजिकली मैंने समझाया कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस और साइज पे ध्यान देना है। तो क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर सल्फर। नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर है तो क्लोरीन का साइज बड़ा होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसका आंसर लिखेंगे तो HF का हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गर है। बट HF का मतलब मॉलिक्यूल ऑफ HF की बात नहीं हो रही है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात हो रही है, ये सबसे ज़्यादा होगा। फिर HO का हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, फिर HN का हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, फिर HCl वाला हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और फिर HS वाला हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। गलती से भी इसको इनके रिलेटिव मॉलिक्यूल से मत कंपेयर कर देना, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के अंदर एक से ज़्यादा टाइप के भी नंबर हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं। जैसे वाटर के अंदर इफेक्टिवली 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो वाटर की हाइड्रोजन बॉन्ड HF से इस प्रोसेस से कंपेयर नहीं होगी। इससे केवल आप टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कंपेयर कर सकते हैं।
हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फर, इनके बीच में क्या रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो कंपेयर की जा सकती है। ठीक है। यस। तो सबसे पहले अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ एच एफ नोटिस करेंगे तो हमें पता है कि फ्लोरीन के पास तीन तीन लोन पेयर होते हैं। तो बिकॉज ऑफ थ्री लोन पेयर दे विल गिव मैक्सिमम रिपल्शन टू ईच अदर। इसलिए दोनों फ्लोरीन एक दूसरे के लिए मैक्सिमम फार अपार्ट सेट किए जाते हैं सो दैट स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हो। तो लोन पेयर रिपल्शन अवॉइड कराने के लिए क्या किया जाता है, जो फ्लोरीन होते हैं उनको मैक्सिमम फार अपार्ट करते हैं एक दूसरे से, लाइक दिस। तो आप ध्यान से देखो, ये लगभग लगभग 120 डिग्री के आसपास का एंगल मेंटेन करते हुए चलते हैं। So they are maximum far apart to each other and this is strongest hydrogen bonding in HF। और ज्यादातर केस में HF जो है वो अपने डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, तो यानी कि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट एज डाइमर। अभी मैंने आपको थोड़े पहले इसका एग्जांपल बताया था। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट एज डाइमर। तो डाइमर कौन सी फॉर्म हुई, H2F2। ठीक है, और फ्लोरीन टू फ्लोरीन रिपल्शन कम करने के लिए मैक्सिमम फार अपार्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, अगला केस देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर में अगर देखेंगे तो वाटर को अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन में बनाया जाए तो एक वाटर मॉलिक्यूल इफेक्टिवली चार हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। देखिए, अगर हमने ये वाटर मॉलिक्यूल कंसीडर कर लिया तो उसका एक हाइड्रोजन बॉन्ड, दो हाइड्रोजन बॉन्ड, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड, चार हाइड्रोजन बॉन्ड। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन में एक वाटर मॉलिक्यूल चार हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ये बात भी लिख लीजिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन वन वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म मैक्सिमम फोर हाइड्रोजन बॉन्ड। मैक्सिमम फोर है मतलब हमेशा चार बनाना जरूरी नहीं है। तो जैसे अगर आइस का स्ट्रक्चर लेंगे तो देखो ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया, दिस इज लाइक केज लाइक स्ट्रक्चर। केज लाइक स्ट्रक्चर इन आइस बिकॉज ऑफ विच इट्स डेंसिटी इज लेस देन वाटर। केज लाइक स्ट्रक्चर बनने की वजह से आइस के अंदर बहुत सारा स्पेस खाली छूट जाता है, जिसकी वजह से इफेक्टिवली डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। और अगर वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड देखेंगे तो ये एच एफ से स्ट्रॉन्गर हो गया, क्योंकि एच एफ के अंदर दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, वाटर के अंदर इफेक्टिवली चार हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड इट्स स्पेसिफिक हीट इज हायर। और अगर कंपेयर करेंगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एच एफ से भी ज़्यादा होता है। तो जो इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ वाटर है वो एच एफ से ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इफेक्टिवली चार हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट अलग से नोट बना के लिख लीजिए नीचे। इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ वाटर इज हायर देन दैट ऑफ एच एफ। effective hydrogen bond strength of water, effective hydrogen bond strength of water is higher than that of HF, is higher than that of HF. Hence, water is a liquid of high boiling point, whereas HF is volatile liquid. Hence, water is liquid of high boiling point, while HF is volatile liquid. समझ गए? तो HF के अंदर भी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट वाटर के इफेक्टिवली चार हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से जो नेट इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ वाटर है वो एच एफ से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, स्टॉप हियर।